हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेनिज। आइए हम लोग इस क्लास में वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। तो इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष के लिए फर्स्ट ईयर के लिए सेकेंड ईयर के लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को हल करवा चुके हैं, जिसको आप इसके नीचे जो लिंक दिया हुआ वहाँ पे जा करके आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए क्लास नंबर ये फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग का। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज्ड इन सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग एज पर BIS। BIS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है उसमें सिंगल फेज की जब सिंगल फेज की वायरिंग की जाती है तो एक अर्थ वायर लेकर जाया जाता है। उस अर्थ वायर का साइज कितना होता है कॉपर के लिए, तो उसका साइज कितना होता है 1.5 होता है, 1.5 mm² होता है ना। और वो किस कलर का होता है तो हरा कलर का होता है, हरा कलर का लेके जाया जाता है। बाकी आप फेज को ब्लैक फेज को सॉरी फेज को आप लाल रंग से ले जाएंगे और न्यूट्रल को काला रंग से, ठीक ना। न्यूट्रल को काला और फेज को लाल कलर से लेकर जाएंगे, ठीक ना। ये होता है। तो इसमें इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 1.5 mm² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू रिड्यूज अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू इन एक्साइटिंग अर्थ। मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को समझने के बाद इस क्वेश्चन को आसानी से आप लगा सकते हैं। जैसे पाइप अर्थिंग की गई है, ये पहले से कर दी गई है, ठीक है ना। इस तरीके से पहले से इसकी बार अर्थिंग को पाइप अर्थिंग को कर दी गई है। अब क्या करना है कि इसके अर्थ का जो प्रतिरोध है उसके मान को कम करना है। तो कैसे करेंगे, ऑप्शन देखिए। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ा करके एक बार कर दिए हैं इसमें अर्थिंग, तो इलेक्ट्रोड की पाइप की जो है इलेक्ट्रोड उसकी लंबाई नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा ही नहीं। बी ऑप्शन है, कीपिंग वेट कंडीशन इन अर्थ फिट्स ऑलवेज, धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति में रखना। तो जो धरती है ये पृथ्वी है, इसके अंदर इसको गाड़ा गया है, तो इसको गीला रखना आसान है, गीला रख सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि धरती के गड्ढे को हमेशा गीला स्थिति में रख करके उसके प्रतिरोध को कम कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बाकी सब जो है गलत है। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। वाई AC इज रिक्वायर्ड टू मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस बाई यूजिंग अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों होती है। तो ऐसा इसलिए होती है क्योंकि जो पृथ्वी होती है उसमें जब DC करंट प्रवाहित होती है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट EMF जो होता है उसका इंटरफेरेंस होने लगता है। तो इस कारण से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, AC इसमें सप्लाई प्रोवाइड करके उसके अर्थ के रेजिस्टेंस को मापते हैं ओम मीटर की सहायता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एवॉइड इलेक्ट्रोलाइट EMF इंटरफेरेंस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत और घट्ट विद्युत वाहक बल को एवॉइड करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अर्थ टेस्टर है, दिखता है इस तरीके से अर्थ टेस्टर होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, प्रत्येक टर्मिनलों को इस तरह से पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाता है। ये यहाँ पे जो प्लेट अर्थिंग लगाया गया है एक से जोड़ दिया जाता है और 2 इलेक्ट्रोड ऐसे जोड़ करके यहाँ P2 और C2 से इस तरीके से जोड़ करके जब मेगर के इधर जो अर्थ टेस्टर है हमारा, मेगर भी ऐसा ही होता है। तो जो अर्थ टेस्टर है तो इसके इस हैंडल को चलाते हैं तो ये जनरेटर होता है, DC जनरेटर, ये DC सप्लाई जनरेट करता है और इस DC सप्लाई को यहाँ पे ला करके AC में बदल करके इसमें AC प्रवाहित किया जाता है और ओम मीटर में DC सप्लाई दे करके इसकी
विक्षेप को देखा जाता है कि ये कितना बता रहा है। तो इससे यहाँ से अर्थ रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे टेस्ट कर देते हैं। तो ये अर्थ टेस्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ए एसी सिंगल फेज वायरिंग सर्किट। एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पात को निकालने का सूत्र क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, जैसे इस तरह से कोई वायरिंग की गई है, ये कोई लोड लगा हुआ है और यहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। कौन सी सप्लाई दे रहे हैं? एसी सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एसी सप्लाई जब देंगे तो इसमें यदि वोल्टेज ड्रॉप निकालना होता है तो किसके फार्मूले से निकालते हैं? तो आई इंटू आर के थ्रू हम लोग निकालते हैं। V बराबर आई इंटू आर, जो ओम का नियम होता है, ओम के नियम से इसको निकाल सकते हैं। V बराबर आई इंटू आर, जो इसमें आई करंट प्रवाहित हो रही है और आर इसका प्रतिरोध है। तो जो इन दोनों में ड्रॉप होगा वोल्टेज, जितना मतलब आई का करंट का मान बढ़ेगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप का मान भी बढ़ता जाएगा। तो V बराबर आई इंटू आर होता है फार्मूला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई इंटू आर वोल्टेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लोड फॉर ए पावर सब सर्किट एज पर आई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, तो जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसके अनुसार जो पावर सर्किट होती हैं उसके लिए कितने वाट तक हम लोग वो परमिसिबल है कि आप इतना वाट एक सर्किट के लिए यूज कर सकते हैं। तो 3000 वाट हम लोग क्या कर सकते हैं? 3000 वाट एक सर्किट के लिए यूज कर सकते हैं, पावर सर्किट के लिए। और इसमें कितना पॉइंट दे सकते हैं? तो 2 पॉइंट दे सकते हैं, 2 पावर पॉइंट दे सकते हैं। मतलब जो 16 एम्पियर के सॉकेट होते हैं वो हम लोग 2 लगा सकते हैं। 2 से अधिक होगा तो 2 सर्किट बनाना पड़ेगा, या 3000 वाट से अधिक हो जाएगा तभी भी 2 सर्किट बनाना पड़ेगा। मतलब अलग सर्किट बनानी पड़ेंगी 3000 वाट से जितने ज़्यादा होते जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वही लाइट एंड फैन सर्किट के लिए कितना रखते हैं वाट? तो एक 800 वाट रखते हैं। और इसमें कितने पॉइंट होने चाहिए? तो 10 पॉइंट होने चाहिए। 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। कम हो जाएगा ठीक है, अधिक नहीं होना चाहिए। तो पावर सर्किट के लिए 3000 वाट, लाइट के लिए 800 वाट होना चाहिए। पॉइंट कितना होना चाहिए? 10। इसके लिए लाइट एंड फैन सर्किट के लिए। पावर सर्किट के लिए कितना पॉइंट होना चाहिए? 2 या इससे कम, अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लीड टू बी कनेक्टेड एड कंज्यूमर मेन बोर्ड। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? तो किससे जुड़ी होती है? देखिए इसमें होता क्या है, ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर का घर है और इधर से मेन सप्लाई आ रही है, फेज न्यूट्रल किसके माध्यम से आ रही है? पोल के माध्यम से आ रही है। इस तरीके से पोल है, फेज न्यूट्रल आ रही है। तो उपभोक्ता के किस पॉइंट पे ये मेन सप्लाई आके जुड़ती है? तो किस पॉइंट पे आके जुड़ती है? तो सबसे पहले एनर्जी मीटर लगा रहता है, KWH। एनर्जी किससे नापी जाती है? किस यूनिट में नापी जाती है? KWH से। तो यहाँ से क्या करते हैं, फेज लेकर के इसमें आती है और एक न्यूट्रल आता है, फेज न्यूट्रल। यहाँ से अब फेज न्यूट्रल निकाल करके हम लोग कहाँ देते हैं? मेन स्विच में देते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है, फिर सब बोर्ड में जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है, स्विच बोर्ड में चला जाएगा फिर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एनर्जी मीटर। कहाँ जाएगा? ऊर्जा मापी में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? ये जो फिगर दिखाया गया है, ये सर्किट डायग्राम जो दिखाया गया है, ये किस चीज़ का टेस्ट किया जा रहा है? तो ये किस चीज़ का टेस्ट किया जा रहा है? ध्यान से देखेंगे तो ये टेस्ट लैंप एक लगा हुआ है, ये मेन स्विच बोर्ड है। मेन स्विच बोर्ड से फेज और न्यूट्रल जा रहे हैं कहाँ पे? बस बार कहें या तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जा रहा है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है पावर सप्लाई को इधर। तो ये टेस्ट लैंप से क्या किया जा रहा है कि एक इस तार पे लगाया जा रहा है और इसका एक सिरा टेस्ट लैंप का इस अर्थिंग वाले पोजीशन पे लगाया जा रहा है। तो जब अर्थ से लगाएंगे एक टर्मिनल और एक टर्मिनल को फेज से लगाएंगे
तो लैंप यदि जल जाएगा तो वो तार क्या कहलाएगा, फेज कहलाएगा। और यदि इसको इस वाले टर्मिनल को उठा करके यहाँ पे लगाएंगे, इस पे यदि नहीं जलता है, इसको तो न्यूट्रल पे लगाए, अर्थ पे लगाए ही रहेंगे, इस वाले को उठा करके इस पे लगाएंगे, तो यदि लैंप नहीं जलेगा तो जान जाएंगे कि क्या है, ये न्यूट्रल है, और इस पे जलेगा तो ये फेज है। यदि नहीं जलेगा तो ये न्यूट्रल होगा, ठीक। यदि ये इस पे जल जाएगा तो ये फेज हो जाएगा, यदि नहीं जलेगा तो ये न्यूट्रल रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या इसकी क्या चेक कर रहे हैं, इसका पोलरिटी को टेस्ट कर रहे हैं। पोलरिटी का मतलब फेज है कि न्यूट्रल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, पोलरिटी टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमिसिबल लीकेज करंट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या, अनुमत लीकेज करंट क्या है होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो घरेलू वायरिंग करते हैं, ये मान लीजिए घर है, इसमें वायरिंग वगैरह कर दिया गया, पूरा घर की वायरिंग कर दी गई है। अब इसका क्या करना है, इंसुलेशन प्रतिरोध को टेस्ट करना है। तो उस समय चेक करेंगे, वायरिंग का इंसुलेशन टेस्ट करेंगे, तो जो उसमें से करंट प्रवाहित होगी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने पे, जब चेक करेंगे तो करंट कितना प्रवाहित होनी चाहिए। जैसे फुल करंट मान लीजिए इसमें कितना जा रही है, 10 एम्पियर की फुल करंट जा रही है। तो इसमें जब इंसुलेशन टेस्ट करेंगे उस समय इसका 10 का 1/5000 निकालेंगे। तो इस तरह से कट गया तो ये कितना आ जाएगा, 0 आगे इसमें दे देंगे कितना से, 5000 से 1 में, तो 0.0, फिर 0, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर इधर 0 बढ़ाएंगे, फिर इधर बढ़ा देंगे, फिर 0 एक बढ़ा करके यहाँ पे एक और 0 बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये 2 बार चला जाएगा। तो ये 0.002 एम्पियर केवल उसमें से करंट प्रवाहित होनी चाहिए, यानी कि कितना मिली एम्पियर, 2 मिली 0.2 मिली एम्पियर प्रवाहित होनी चाहिए उसमें से करंट, ठीक ना। 0.2 मिली एम्पियर करंट प्रवाहित होनी चाहिए। इससे अधिक प्रवाहित हो रही है तो जो उसका इंसुलेशन है वो कमज़ोर है, जो वायरिंग किए हुए हैं उसका इंसुलेशन कमज़ोर है, तो उसको टेस्ट करके सही करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/5000 गुणित फुल लोड करंट, ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंसुलेशन इज यूज टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। नए घर का वायरिंग करके किए हुए हैं, नए घर है, ये नया घर भी बना है, तो इसमें वायरिंग किए हुए हैं, तो उससे क्या टेस्ट करना है, इंसुलेशन टेस्ट करना है, इंसुलेशन प्रतिरोध टेस्ट करना है। तो किससे टेस्ट करेंगे, मेगर से टेस्ट किया जाता है। मेगर जो होता है मेगा ओम में क्या नापता है, इंसुलेशन प्रतिरोध को नापता है। तो इसके माध्यम से क्या करेंगे, इसके इंसुलेशन प्रतिरोध को नापेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जैसे मेगा ओम में नापेंगे, मेगा ओम में तो कितना आना चाहिए, इंसुलेशन प्रतिरोध का मान 1 मेगा ओम से कम की किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। यदि कम आ रहा है तो वायरिंग में कहीं फॉल्ट है, उसको सही करना पड़ेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन द वायरिंग इंस्टॉलेशन। वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। ये जो दिखाया गया है ये कौन सा टेस्ट किया जा रहा है, जो घरेलू वायरिंग की गई है, ये कौन सा टेस्ट किया जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो एक इसमें लगाया गया है और एक अर्थ को लगाया गया है, और है ये क्या चीज़, मेगर है, क्या है, मेगर है, ठीक ना, मेगर है। तो मेगर से क्या टेस्ट करते हैं, इंसुलेशन प्रतिरोध टेस्ट करते हैं। तो किसके किसके बीच इंसुलेशन टेस्ट किया जा रहा है, तो एल लिखा है यानी लाइन फेज, और ये अर्थ का सिंबल बना है इस तरीके से, तो अर्थ के बीच में। तो ऑप्शन इसमें देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ध्रुवता जांच ये तो किया नहीं जा रहा है, खुला परिपथ जांच ये भी नहीं किया जा रहा है, चालकों के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच किया जा रहा है, एक केवल चालक है एक पृथ्वी है, तो ये भी नहीं सही है।
चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच किया जा रहा है। इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। तो ये कंडक्टर चालक और अर्थ के बीच में टेस्ट किया जा रहा है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की टेस्टिंग की जा रही है। तो इसका सही आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन। सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? तो सिस्टम अर्थिंग जो की जाती है वो कहाँ की जाती है? जनरेटिंग स्टेशनों पे की जाती है। जनरेटिंग स्टेशनों पे सिस्टम अर्थिंग की जाती है। बाकी ये सब अन्य जगहों पे कैसी अर्थिंग करेंगे? नॉर्मल अर्थिंग की जाती है। इसमें सिस्टम अर्थिंग की जाती है। जनरेटिंग स्टेशन या कोई सब स्टेशन होता है तो वहाँ पे सिस्टम अर्थिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टेस्ट टू बी कैरिड आउट बाय यूजिंग मेगर। मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है? मेगर का उपयोग करके क्या टेस्ट करते हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस को टेस्ट किया जाता है। तो सही आंसर इसका देखिए कौन सा होगा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेगर कैसा होता है, देखने में ऐसा मेगर होता है। एक यहाँ पे लगाते हैं टर्मिनल जिसका इंसुलेशन टेस्ट करना है। एक यहाँ से लेकर के एक यहाँ पे दो टर्मिनल लगाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं। तो यदि उसका इंसुलेशन प्रतिरोध अधिक होता है तो ये मेगा ओम में ज़्यादा बताता है। यदि इंसुलेशन प्रतिरोध कमजोर हो जाता है तो मेगा ओम में कम बताता है और जीरो के पास आ जाता है। और यदि अधिक रहेगा तो ये इनफाइनाइट के पास जाता है, कम रहेगा तो जीरो के पास आ जाता है। और इसका रेंज किस में होता है? मेगा ओम में होता है। किसी भी वायरिंग किए हुए हैं, घरेलू वायरिंग किए हैं, तो 1 मेगा ओम से कम उसका इंसुलेशन प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ लैंप ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन ए डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? देखिए इसमें क्या कारण हो सकता है। इस ऑप्शन को पढ़ेंगे तो इस ऑप्शन से समझ में आ जाएगा क्या कारण है। ओपन सर्किट इन द न्यूट्रल लाइन। ओपन सर्किट हो जाएगा तो लैंप जलेगा ही नहीं, मोटर थोड़ा भी नहीं चलेगी। शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टर। यदि ये दो कंडक्टर हैं, फेज न्यूट्रल आ रहे हैं, बीच में से कहीं शॉर्ट सर्किट है तो आगे पावर सप्लाई इस लोड के लिए जाएगी ही नहीं। तो ये ऑप्शन का भी कोई चांस ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट। देखिए हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट में क्या होगा कि ये फेज जा रहा है और ये न्यूट्रल जा रहा है, दो वायर जा रहे हैं, बीच में लोड लगा हुआ है, लोड के रूप में लैंप जो लगा है या मोटर लगा है। तो यदि होगा क्या कि इस बीच में कहीं पे फॉल्ट हो गया है, इस बीच में कहीं फॉल्ट हो गया है और ये केबल जो हल्का हल्का केवल टच कर रही है, या न्यूट्रल में कहीं पे थोड़ा सा फॉल्ट है, हल्का सा टच कर रहा है, तो इस कारण से क्या होता है कि जो लैंप होता है कम चमकते हैं या मोटर वगैरह जो भी है उसकी गति स्लो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। इस सब यहाँ पे जो लोड लगा है, लोड को पूर्ण वोल्टेज नहीं मिलता है। यहाँ से यदि 230 वोल्टेज दे रहे हैं तो यहाँ पे 150 वोल्टेज मिलेगा, बकिया 150 वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, जिसके कारण से ये पूरा अपने इफिशियंसी के साथ ये जो भी मशीन यहाँ पे लगाए रहेंगे वो काम नहीं करेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट। ये इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वायरिंग इंस्टॉलेशन द सिस्टम अर्थिंग इज टू बी डन। सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है? तो जो सिस्टम वायरिंग होती है वो उपकेंद्रों सब स्टेशनों पे किया जाता है या पावर स्टेशनों पे किया जाता है या पावर जनरेशनों पे किया जाता है सिस्टम अर्थिंग को। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज इलस्ट्रेटेड। पृथ्वी प्रतिरोध मापन की कौन सी विधि सचित्रित है? ये जो दिखाया गया है ये किस टाइप का टेस्ट किया जा रहा है? तो ये किस टाइप का टेस्ट किया जा रहा है? ये फॉल ऑफ पोटेंशियल किया जा रहा है, यानी कि विभव के पतन द्वारा क्या किया जा रहा है? अर्थ का रेजिस्टेंस ज्ञात किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ द कंट्रोल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इन न्यूट्रल कनेक्शन एज पर
IE रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार उदासीन संयोजक में हार्मोनिक्स विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें देखिए अर्थ थ्रो इम्पीडेंस, प्रतिबाधा के माध्यम से अर्थिंग करके इसको कम किया जाता है। देखिए होता क्या है कि जब 3 फेज पावर सप्लाई का जनरेशन होता है जनरेटरों के द्वारा, तो इसको स्टेबिलिटी लाने के लिए, इसमें डिस्टार्शन कम हो, इस वाले वायर को क्या करते हैं न्यूट्रल बना करके इसको पृथ्वी के अंदर ग्राउंड कर देते हैं, ठीक ना। तो इसी को क्या कहा जाता है सिस्टम अर्थिंग किया जाता है। और ये कहाँ पे किया जाता है, पावर स्टेशनों पे किया जाता है, पावर जनरेटिंग स्टेशनों पे, सब स्टेशनों पे ये सब किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा, अर्थिंग थ्रो इम्पीडेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्सर इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ प्रतिरोधक परीक्षक में धारा उत्क्रमण का क्या कार्य है। तो क्या कार्य है, चेंज डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चेंजेज डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई। देखिए इसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, करंट रिवर्सल कहाँ लगा होता है, तो यहाँ पे लगा होता है। ये जो जनरेटर है डीसी जनरेटर है, जब ये डीसी सप्लाई देता है तो ये इस डीसी सप्लाई को क्या करता है, करंट रिवर्सल एसी सप्लाई में जनरेट करके जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड वगैरह ये लगे रहते हैं इसको एसी सप्लाई देता है, जिससे हम क्या करते हैं अर्थ के रेजिस्टेंस को नापते हैं। इसके माध्यम से ओम मीटर के माध्यम से, यहाँ पे ओम मीटर लगा हुआ है जिसमें पोटेंशियल कॉइल है और एक करंट कॉइल लगी हुई है। दोनों 90 अंश पे होती हैं इस तरीके से, एक करंट कॉइल और ये पोटेंशियल कॉइल। ये जो है कौन सी है, प्रेशर कॉइल यानी पोटेंशियल कॉइल है, ये करंट कॉइल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है। तो ये फ़ायदा होती है, देखिए ये कोई एक कंडक्टर है, इससे पावर सप्लाई को ट्रांसमिट करना है, और इस सेम साइज के कंडक्टर को बनाने के लिए कई पतले पतले तारों को एक ही में क्या कर दिया गया है, गूंथ दिया गया है एक ही में, ठीक ना। तो क्या फ़ायदा होगा गूथे हुए कंडक्टर का, तो जो गूथे हुए रहेंगे इस तरीके से एक ही में ऐठाए रहेंगे तो वो फ्लेक्सिबल होंगे, आराम से मुड़ जाएंगे। जबकि वही एक ठोस के रूप में रहेगा तो इसको मोड़ना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ये मुड़ेगा नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूज। पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। देखिए कैसे कम करेंगे, ऑप्शन देखिए प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग, दोहरी अर्थिंग प्रदान करना। डबल अर्थिंग कर देंगे इस तरीके से, एक अर्थिंग यहाँ पे बना देंगे और एक अर्थिंग आगे बना देंगे, इधर बना देंगे। तो जब दो अर्थिंग कर देते हैं तो उस समय जो अर्थ का प्रतिरोध होता है, दोनों को इस तरह से पैरेलल में जोड़ देंगे तो अर्थ का प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। ये बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई कम करेंगे, गड्ढे की गहराई कम करेंगे तो और अर्थ प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोड की लंबाई को बढ़ा करके भी प्रतिरोध को कम किया जा सकता है, लेकिन एक सीमा तक ही इलेक्ट्रोड को बढ़ा सकते हैं। डी ऑप्शन इलेक्ट्रोड की लंबाई घटाकर, ये तो बिल्कुल गलत है एकदम। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ये ए ऑप्शन सही है, ये ज़्यादा प्रभावी विधि होती है अर्थ प्रतिरोध को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर सप्लाइंग एसी टू द इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस। पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है। देखिए पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है। तो इसको हम लोग जैसे पीछे अभी हम पढ़े हैं, क्या कारण होता है, एवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ईएमएफ इंटरफेरेंस। विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए, उसको इंटरफेरेंस से रोकने के लिए एसी सप्लाई को अब भेजा जाता है उसमें इलेक्ट्रोड के माध्यम से पृथ्वी के अंदर, जिससे हम लोग पृथ्वी का प्रतिरोध नाप पाते हैं।
तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई द पॉइंटर इज नॉट स्टेबल एट जीरो ऑन द स्केल एट द मेगर इज नॉट इन यूज। मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थित नहीं होता है। तो इसका क्या कारण होता है, तो देखिए इसका ये कारण होता है कि इसमें कोई कंट्रोलिंग टार्क नहीं लगा होता है, कोई भी कंट्रोलिंग टार्क नहीं होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे मीटर हो गए, वोल्ट मीटर हो गए, इन सब में क्या होता है कि एक डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है। तीन प्रकार के उसमें टार्क लगते हैं। एक डिफ्लेक्टिंग टार्क लगता है, एक कंट्रोलिंग टार्क लगता है और एक डैम्पिंग टार्क लगता है। तो जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वो क्या करता है कि ये जो पॉइंटर होता है इसको क्या कर देता है, घुमा करके इधर लेकर जाता है। और कंट्रोलिंग टार्क क्या करता है कि इस पोजीशन पे आए हुए पॉइंटर को इस पोजीशन पे लाने का काम करता है कंट्रोलिंग टार्क। और डैम्पिंग टार्क एक होता है, तो वो क्या करता है कि इस पोजीशन पे पॉइंटर आ जाता है तो यहाँ पे वो वाइब्रेट करता रहता है, तो उसको एक जगह पे रोकने के लिए डैम्पिंग टार्क की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो मेगर होता है हम लोगों का, उसमें कंट्रोलिंग टार्क नहीं लगा होता है। इसके कारण से क्या करता है, उसका जो पैमाना होता है वो एक जगह स्थिर नहीं होता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच इज प्रोपोर्शनल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ ओम मीटर नीडल इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण में ओम मीटर सुई के विक्षेप किसके अनुपातिक होता है, ठीक ना, अनुपातिक होता है। तो ये देखिए अर्थ जो टेस्टर है इसमें दो कॉइल है, एक प्रेशर कॉइल होती है, एक करंट कॉइल होती है। तो जो प्रेशर कॉइल में भी करंट जाती है और करंट कॉइल में भी करंट जाती है, तो दोनों के डिफ्लेक्शन के कारण से ये जो पॉइंटर होता है मूव करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, धारा कुंडली में धारा नहीं, ये गलत है। विभव कुंडली में धारा नहीं, दोनों पे निर्भर करता है, हैंडल की गति पे, हैंडल की घूर्णन गति पे नहीं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसका अनुपात होता है, दोनों कुंडलियों में धारा का अनुपात होता है, उसी पे निर्भर करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर होता है वो किस के वर्किंग प्रिंसिपल पे कार्य करता है, सिद्धांत उसका क्या है, सिद्धांत पूछा जा रहा है। किस सिद्धांत पे क्या कार्य करता है, ये फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड पे काम करता है। फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अर्थ में, उसी से उसका अर्थ रेजिस्टेंस निकाल लिया जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई सिस्टम अर्थिंग इज डिफरेंट इन यूटिलाइजेशन दैन इक्विपमेंट अर्थिंग। उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है। देखिए जो उपकरण अर्थिंग होती है वो सेफ्टी के पर्पज से लगाई जाती है, और जो सिस्टम अर्थिंग होती है वो सिस्टम को बैलेंस करने के लिए लगाई जाती है, इंटरफेरेंस को रोकने के लिए लगाई जाती है, ठीक ना। तो इसका सबसे मतलब सटीक इसमें से देखेंगे कौन सा आंसर निकल के आ रहा है। उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है, सिस्टम अर्थिंग को पूछा जा रहा है। तो इट प्रोटेक्ट ह्यूमन ओनली, यह केवल मनुष्य की रक्षा करती है, ये ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि मनुष्य की रक्षा करने के लिए उपकरण अर्थिंग की जाती है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल सर्किट फॉल्ट इट इज एसोसिएट विथ द करंट कैरिंग कंडक्टर, या धारावाहक चालकों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। होता क्या है कि जैसे 3 फेज की जब बाइंडिंग की रहती है अल्टरनेटर में, ऐसे आर वाई बी 3 फेज होते हैं, और तीनों फेजों को एक ही जगह मिला के न्यूट्रल बना दिया जाता है, और इस न्यूट्रल को क्या कर दिया जाता है, पृथ्वी के अंदर इस तरीके से अर्थ कर दिया जाता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी और इन जो उसमें फ्लक्चुएशन वगैरह होंगे उसको ये क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह धारावाहक चालकों से संबंधित है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इफ ए पर्सन
रिसीव्स ए शॉक करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर। यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए उसको पेनफुल शॉक लगता है, दर्द होता है, दर्दनाक झटका लगता है, दर्द वगैरह होने लगे। देखिए शॉक लगता है कितने कितने मिली एम्पियर प्रवाहित होती है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। यदि 0 मिली एम्पियर करंट प्रवाहित होगी 0 से 5 मिली एम्पियर तक, 0 से 5 मिली एम्पियर तक कोई सेंसेशन नहीं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक ना। 5 मिली एम्पियर यदि करंट प्रवाहित हो जा रही है तो कोई समस्या नहीं होगी। यदि 5 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक पहुंच जाती है तो पेनफुल शॉक लगेगा, दर्द वर्द वगैरह होगा, पेन होगा, ठीक। और आप को जैसे शॉक लगता है तो उसको छोड़ना चाहेंगे तो वो छोड़ नहीं पाएंगे। इसमें होगा क्या कि जो मसल्स होती हैं उस पर प्रभाव पड़ती है, मसल्स जो हाथ वोथ वगैरह से पकड़े हैं तो इसकी जो मसल्स हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, उसमें सही से वर्क नहीं कर पाती हैं। और यदि 20 से ऊपर जा रहे हैं, 50 मिली एम्पियर तक यदि शॉक लगता है तो उस समय क्या होगा कि जो हमारा हार्ट होगा उसमें समस्या आ सकती है, हार्ट की समस्या आ सकती है 50 मिली एम्पियर तक। और इससे भी अधिक लेकर जाएंगे तो समस्या बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, आप मतलब कि मर भी सकते हैं, मृत्यु हो सकती है। और ये देखिए क्या इसमें है, एक मेन पॉइंट है ये, करेंट इन ए 100 वाट लैंप कैन इलेक्ट्रोक्यूट 20 एडल्ट्स एट वन टाइम। देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक 100 वाट का लैंप जला रहे हैं तो इसमें से जो करंट प्रवाहित हो रही है ना एम्पियर में, तो उस करंट की वजह से 20 जो हैं एडल्ट, नौजवान यदि कोई हैं तो 20 लोगों को मार सकती है करंट एक ही साथ। यदि 100 वाट का लैंप में जितना करंट जा रही है, यदि 20 लोग उसको छू रहे हैं तो 20 लोग को मार देगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये देखिए, जो मानव का या मनुष्य का एक जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, ह्यूमन प्रतिरोध कितना होता है। तो यदि शुष्क त्वचा एकदम गीली उली नहीं है, शुष्क है, एकदम शुष्क है, तो उस समय प्रतिरोध का मान कितना होगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख ओम हो जाएगा, यानी कि 100 किलो ओम से 600 किलो ओम के बीच में रहेगा। यदि एकदम शुष्क त्वचा है तो, यदि गीली त्वचा है, गीला है, तो उस समय कितना होगा, 1 किलो ओम हो जाएगा, यानी कि 1,000 ओम हो जाएगा। और भीतरी शारीरिक हाथ, मतलब हाथ वगैरह से देखेंगे तो कितना रहेगा, तो 400 से 600 ओम के बीच में बताएगा। और यदि कान से कान के बीच में लगा के चेक करेंगे तो कितना आएगा, 100 ओम आएगा। तो ये एक मतलब ह्यूमन का जो प्रतिरोध होता है वो बताया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एल सीरीज टाइप ऑफ एमसीबी आर यूज्ड। जो एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है। जो एल सीरीज के एमसीबी होती है उसको किस उपकरण में उपयोग किया जाता है, तो उसको किस उपकरण में यूज किया जाता है, एल सीरीज की रजिस्टिव लोड के लिए यूज की जाती है। तो रजिस्टिव लोड इसमें कौन सा है, गीजर है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए गीजर हो जाएगा। वही जी सीरीज की रहेगी तो किसमें होगा, इंडक्टिव लोड के लिए किया जाएगा, जैसे मोटर वोटर वगैरह के लिए किया जाएगा, हेलोजन लैंप हो गया उसके लिए, एसी के लिए किया जाएगा, एयर कंडीशन। और एक होती है डीसी सीरीज की मोटर, तो डीसी सीरीज की एमसीबी होती है, तो जो डीसी सीरीज की एमसीबी होती है वो डीसी वोल्टेज के लिए उपयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर रीडिंग इन ए डेड शार्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन। डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेजर क्या पड़ रहा है। देखिए कहने का मतलब क्या है
ऐसे वायरिंग की गई है और बीच में से शॉर्ट सर्किट हो गई है, लाइन डेड हो गई है, काम नहीं कर रही है, मेगर से टेस्ट कर रहे हैं, तो मेगर क्या पड़ेगा ये बताना है। तो मेगर क्या पड़ेगा, जब शॉर्ट सर्किट है तो 0 ओम पड़ेगा, तो 0 मेगा ओम आंसर इसका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है। देखिए क्रिम्पिंग क्या होता है, तो क्रिम्पिंग एक टूल का नाम होता है। वो करता क्या है कि जैसे दो तार हैं, इसके ज्वाइंट बनाए हुए हैं, ठीक, इस तरीके से इसमें ज्वाइंट बना लिए हैं अपना। तो इस ज्वाइंट को क्या करता है कि वो दबाता है, दबा करके इस ज्वाइंट को मजबूती से कनेक्ट करता है, ठीक ना। इस तरीके से ज्वाइंट अपना बना लेंगे इधर, तो इसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, क्रिम्पिंग टूल से दबा देते हैं, तो ये कनेक्शन सही बन पाता है, दृढ़ बन जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, एवॉइड लूज कनेक्शन, ढीले संयोजनों को टालता है। क्या करता है, ढीले संयोजनों को टालता है। तो ये आज के लिए इतना ही रहेगा, आगे क्लास हम लोग अगले कक्षा सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। जैसे इससे आगे के कोई भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।